हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में सफल रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 7.5% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में सफल रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 7.5% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु सरकार के मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से ही चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर नीट पास करने वाले राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने के लिए शासकीय आदेश जारी करने के एक दिन बाद राजभवन ने बताया कि राज्यपाल ने इस संबंध में विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजभवन के अनुसार राज्यपाल ने 26 सितंबर को लिखे एक पत्र में भारत के सॉलिसिटर जनरल से कानून राय मांगी थी, जो उन्हें 29 अक्टूबर को प्राप्त हुई। बयान में कहा गया है कि राय मिलते ही राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर पाठकों, प्रकाशकों और पुस्तकों के प्रति उत्साही लोगों के लिए वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेला के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 20। देखिए, वैश्विक स्तर पर पाठकों, प्रकाशकों और पुस्तकों के प्रति उत्साही लोगों के लिए वर्चुअल दिल्ली पुस्तक मेला एक अनोखी शुरुआत है। वार्षिक दिल्ली पुस्तक मेले का यह 26वां संस्करण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। पुस्तक मेले के पहले 60,000 आगंतुकों ने डिजिटल माध्यम से शिरकत की। साथ ही दुनिया भर के 10 देशों के राजदूत, कई मंत्रियों और नेताओं ने शुभकामनाएं भेजी। भारतीय प्रकाशक संघ और कैपेक्सिल द्वारा आयोजित वो कराड़ी पाथ लर्निंग द्वारा प्रायोजित इस पुस्तक मेले ने पाठकों को विविध विषयों की तमाम पुस्तकों और प्रकाशकों से जोड़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने अपने संबोधन में कहा, यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इन कठिन परिस्थितियों के दौरान FIP ने पुस्तक मेले का आयोजन किया, जो सराहनीय है। दिल्ली पुस्तक मेला 2020 को प्रगति मैदान की जगह प्रगति मंच पर डिजिटल रूप से आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना, जिसे लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2010। देखिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का 31 अक्टूबर को निर्धारित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम टाल दिया गया। नई तिथि की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। तो ये जो है अभी हाल फिलहाल में ये इसलिए चर्चा में बना हुआ है। बात करें प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के बारे में, तो जिला प्रशासन, सरकारी विभागों व संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए यह योजना केंद्र सरकार ने 2006 में शुरू की थी। प्राथमिकता वाले कार्यक्रम, नवाचार और महत्वाकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के कामकाज को पहचानने के लिए 2014 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 2014 में इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। और जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिलाधिकारियों के कामकाज को पहचानने के लिए फिर से 2020 में एक बार फिर नए सिरे से योजना बनाई गई और योजना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। बावजूद इसके नियमों में अस्पष्टता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2006। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम।
देखिए, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट पर होगा। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण जो है 17 से 20 नवंबर को अरब सागर में होगा। पिछले सप्ताह भारत ने ऐलान किया था कि इस साल मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। इस तरह यह क्वाड के चारों देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बन गया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के उद्देश्य को लेकर चीन के मन में संदेह रहता है। उसे लगता है कि यह वार्षिक युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास साल 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में शुरू हुआ था। जापान जो है इसमें ध्यान रखिएगा, जो इंडिया है, इंडिया और अमेरिका एम लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये जो शुरुआत किए थे इसका 1992 में किए थे, ठीक है, लेकिन 2015 में जो है इसमें जापान आके मिल गया है, जापान आके मिला, और 2020 में इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया आके मिल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आके मिल रहा है। तो ये भी एक क्वाड का देश, चारों क्वाड देश में शामिल हो जाएंगे, क्वाड के सदस्य देश इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें यो देखिए, वार्षिक जो नौसैन्य अभ्यास है वर्ष 2018 में फिलीपीन सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया था, और साल 2019 में ये जापान तट पर इसका युद्धाभ्यास किया गया था। और इस बार कहाँ हो रहा है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। ध्यान में रखिएगा, विशाखापट्टनम तट में, ठीक है, विशाखापट्टनम तट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से राज्य में समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर और एकता मॉल और बाल पोषण पार्क आदि परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया में समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क आदि परियोजनाओं का उद्घाटन किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। यह जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष की 182 मीटर लंबी प्रतिमा यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। बात करें आरोग्य वन एवं आरोग्य कुटीर के बारे में, तो आरोग्य वन 17 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यह 380 विभिन्न प्रजातियों के 5 लाख पेड़ है। आरोग्य कुटीर के एक पारस्परिक उपचार सुविधा सिंथेटिक वेलनेस सेंटर है, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, योग एवं पंचकर्म आधारित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। बात करें एकता मॉल के बारे में, तो एकता मॉल 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है और इसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों और पारंपरिक वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला है, जो देश भर के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई है। यह मॉल विविधता में एकता का प्रतीक है। यह मॉल में 20 एम्पोरिया यानी हाट है, जो देश के विशिष्ट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसे मात्र 110 दिनों में बनाया गया है। बात करें बाल पोषण पार्क एवं दर्पण भूल भुलैया, यह विश्व का अब तक का सबसे पहला तकनीकोन्मुखी बाल पोषण पार्क है, जो 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन चलती है, जो विभिन्न आकर्षक थीम वाले स्टेशनों पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की कौन से मशहूर फिल्मकार की आने वाली फिल्म फनी बॉय को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए शेखर कपूर, ऑप्शन बी धर्मेश सिंह, ऑप्शन सी मीरा नायर, ऑप्शन डी दीपा मेहता। देखिए, मशहूर फिल्मकार दीपा मेहता की आने वाली फिल्म फनी बॉय को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। 93वें अकादमी पुरस्कार में यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी। इस श्रेणी की प्रतिस्पर्धा में दूसरी बार इस निर्देशक की फिल्म शामिल होने जा रही है। इससे पहले जो है 2007 में दीपा की फिल्म वाटर को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया था। अर्थ और फायर जैसी चर्चित फिल्मों का निर्देशन भी दीपा ने ही किया है। श्याम सेलावदरई के 1994 में लिखे गए उपन्यास फनी बॉय के ही शीर्षक पर दीपा ने यह फिल्म बनाई है। यह फिल्म 70 और 80 के दशक के दौरान श्रीलंका में एक युवक के अनुभवों पर आधारित है। उस समय अल्पसंख्यक तमिलों और बहुसंख्यक सहेली समुदाय के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपा मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में निधन हुए शॉन कॉनरी कौन से क्षेत्र से, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, संबंधित थे, सॉरी। ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी चिकित्सा। देखिए, जेम्स बॉन्ड की भूमिकाओं से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करने वाले हॉलीवुड के अभिनेता शॉन कॉनरी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। शॉन कॉनरी ने ही फिल्मों में पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था, एक ऐसी भूमिका जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा किरदार जो हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिल और दिमाग में बना रहेगा। उन्होंने 7 फिल्मों में बॉन्ड की भूमिका निभाई। बड़े पर्दे पर सीन कॉनरी ने कई दशकों तक काम किया। शानदार अभिनय के लिए ऑस्कर समेत कई सम्मान उन्हें मिले। ब्रायन डी पाल्मा के निर्देशन में बनी फिल्म द अनटचेबल में कॉनरी द्वारा निभाए गए जिम मॉलन के किरदार के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का ऑस्कर मिला। उन्हें 2 वाल्टा अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोबल भी मिले हैं। साल 2000 में हॉलीवुड पैलेस में कॉनरी को इंग्लैंड की रानी द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। 1999 में उन्हें पीपल मैगजीन द्वारा स्मार्टेस्ट मैन ऑफ सेंचुरी चुना गया था। इसी पत्रिका ने 1989 में उन्हें सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का खिताब भी दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भूमि के सभी रिकॉर्ड वाले एकल मंच सॉरी यहाँ पे रखने होगा, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। भूमि के सभी रिकॉर्ड रखने वाले एकल मंच धरनी पोर्टल को कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में भूमि रिकॉर्ड और उससे संबंधित लेन देन के लिए धरनी नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार के इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी पूंजी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये पोर्टल, जिसे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, राज्य के नागरिकों को अपनी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने और जमीन के पंजीकरण के लिए स्लॉट बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से तेलंगाना में राजस्व अधिकारियों की विवेकहीन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल विक्रेता, खरीदार तथा संबंधित राजस्व अधिकारी के उचित प्रमाणीकरण के बाद ही भूमि का पंजीकरण हो सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत ने कौन से एशियाई क्षेत्र में विकास परियोजनाओं हेतु $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया, ऑप्शन डी पूर्वी एशिया। देखिए, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता के दौरान भारत ने मध्य एशिया के विकास परियोजनाओं हेतु $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की है। द्वितीय भारत मध्य एशिया वार्ता से संबंधित जानकारी के बारे में बात करें तो भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में $1 अरब की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्धि इस क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा अन्य वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई है। बात करें भारत मध्य एशिया वार्ता के बारे में तो पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन उज्बेकिस्तान स्थित समरकंद में 12 से 13 जनवरी 2019 को किया गया था। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत तथा उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालयों के द्वारा की गई थी। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह की यह पहली राजनयिक स्तर की वार्ता थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य एशिया। आपको पता होगा मध्य एशिया में जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जो है ये 5 देश आते हैं मध्य एशिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे किसके जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी जगजीवन राम। देखिए, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ध्यान रखिएगा, 2014 से पहली बार शुरुआत हुई है। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, जो कि 182 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड शहर में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात 6 देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1928 में के समय गुजरात के बारडोली के किसान आंदोलनों की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार यानी नेता या प्रमुख जिसको बोलते हैं की उपाधि प्रदान की थी। वर्ष 1931 में सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को स्वीकृति देते हुए पूर्ण स्वराज की मांग को एक बार पुनः दोहराया गया था। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षण संत के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की थी। वर्ष 1991 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।